नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं दंगल। कोरोना के नए स्ट्रेन के 6 मरीजों की भारत में होने की पुष्टि हुई है। ये नई चुनौती ऐसे समय में आई है जब भारत में वैक्सीनेशन की तैयारियां जोरों से हो रही हैं। वैसे ब्रिटेन से पहले कोरोना के नए वेरिएंट पर रोकथाम के लिए भारत ने 23 दिसंबर को ही ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर रोक लगा दी थी, लेकिन 6 मरीजों के मिलने के बाद सरकार सतर्क है। कोरोना का ये नया रूप इसीलिए चिंता बढ़ा रहा है क्योंकि ये करीब 70% ज्यादा संक्रामक है और कम आयु वर्ग के लोगों को भी चपेट में ले रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि ये कम घातक है। इसीलिए आज दंगल में कोरोना की आई इस नई चुनौती पर बात करेंगे। नया कोरोना, नया हड़कंप। एक और 2020 जाते जाते कोरोना की वैक्सीनेशन की तैयारी हो रही है, लेकिन कोरोना का नया रूप नई मुसीबत लेकर सामने आ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि ब्रिटेन से फैला कोरोना का नया स्ट्रेन भारत पहुंच चुका है। कोरोना के इस नए स्ट्रेन के 6 मरीजों के भारत में होने की पुष्टि हो गई है। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे हैं देश के वो शहर जहां कोरोना के नए स्ट्रेन ने दस्तक दी है। बेंगलुरु में 3, हैदराबाद में 2 और पुणे में अब तक 1 कोरोना के नए स्ट्रेन का मामला सामने आ चुका है। ये सारे लोग ब्रिटेन से लौटे थे और देश में आते ही उनकी जांच की गई थी, जिनमें कोरोना के नए स्ट्रेन का खुलासा हुआ। तीनों शहरों में कोरोना के नए स्ट्रेन वाले लोगों को एक ही कमरे में रखा गया है। उन पर लगातार नजर रखी जा रही है। उनके संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। परिवार के लोगों की भी जांच की जा रही है। जिस फ्लाइट से ये लोग आए उसके तमाम मुसाफिरों का पता किया जा रहा है। हर उस शख्स का पता लगाया जा रहा है जो इन लोगों के संपर्क में किसी भी रूप में आए। ब्रिटेन में फैला नया म्यूटेंट कोरोना वायरस का स्ट्रेन अब भारत आ चुका है। विशेषज्ञों का कहना है हालांकि वैक्सीनेशन प्रोसेस पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन जो 6 लोग इस स्ट्रेन से पॉजिटिव पाए गए हैं उनको सरकार ने आइसोलेशन में रखा है। सरकार किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाहती क्योंकि ये नया म्यूटेंट स्ट्रेन 70% ज्यादा इन्फेक्शियस माना जा रहा है। कोरोना के नए स्ट्रेन का पता लगने के बाद 23 दिसंबर को ब्रिटेन से फ्लाइट्स की आवाजाही रोक दी गई थी, लेकिन 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक 33,000 लोग ब्रिटेन से देश के अलग अलग हवाई अड्डों पर आए। इनमें से 114 लोगों में कोरोना मिला और सिर्फ 6 में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला। कोरोना का नया स्ट्रेन पहले के कोरोना के मुकाबले बेहद संक्रामक है, इसलिए एहतियात बरतते बरतते दुनिया के कई देशों में दस्तक दे चुका है। भारत के अलावा डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, जापान, लेबनान और सिंगापुर में ये ब्रिटेन से नया स्ट्रेन पहुंच चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि नए रूप वाला कोरोना उतना घातक नहीं है। इसलिए नए स्ट्रेन के लिए कोई नई स्ट्रेटेजी करनी होगी, इसकी मुझे कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है। सिर्फ ख्याल ये करना होगा कि हमें थोड़ा और सतर्क रहना होगा कि नया स्ट्रेन जिन लोगों को हुआ है उनको स्ट्रिक्टली क्वारंटाइन में रखे, उनके जो कॉन्टैक्ट्स है उनको भी क्वारंटाइन करे, इतना ही ख्याल रखना होगा। कोरोना से लड़ाई में भारत ने लगभग 95% रिकवरी रेट की सफलता हासिल की है। जनवरी में वैक्सीनेशन को मंजूरी मिलने की उम्मीद है, लेकिन नए स्ट्रेन से आई चुनौती बता रही है कि अभी साल जा रहा है, कोरोना नहीं, सावधानी ही बचाव है, सोशल डिस्टेंसिंग ही इलाज है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। 2 चीजों की वजह से कोरोना को लेकर हमेशा हड़कंप रहा। अव्वल ये कि एक नई बीमारी थी, बहुत संक्रामक बीमारी थी, और दूसरा बहुत सारी चीजें इसके बारे में पता नहीं रहती थी। अभी भी अगर लोग हैरत में हैं या फिर हड़कंप हो सकता है, जो कि होना नहीं चाहिए, वो है कि नया स्ट्रेन आ गया है। अब ये नया स्ट्रेन क्या खतरनाक है, कितना डरावना है, इससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं, जानकारी ही बचाव है और जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसीलिए दंगल में आज हमने एक पूरा पैनल आपके लिए तैयार किया है। ऐसे ऐसे जानकार हैं जो आपके हर भ्रम को दूर करेंगे। डॉक्टर अजय नारायण, कार्डियोलॉजिस्ट, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लंदन, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन गंगा खेडकर जी, पूर्व हेड साइंटिस्ट आईसीएमआर के। डॉक्टर हर्ष महाजन, फाउंडर महाजन इमेजिंग। डॉक्टर अशोक सेठ, चेयरमैन फोर्टिस अस्पताल। डॉक्टर राजेश पारेख, डायरेक्टर जसलोक अस्पताल। डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी, मेदांता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है।
मैं शुरुआत डॉक्टर नारायण आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि ये मामला जो है इंग्लैंड से निकल कर आया, बताया गया कि कोई नया वेरिएंट है जो बहुत ज्यादा संक्रामक है, बहुत ज्यादा जल्दी इसका इन्फेक्शन लगता है। लेकिन क्या डरना उतना ही जरूरी है इससे, या फिर एक वायरस म्यूटेट होते हुए ऐसे कई सारे स्टेजेस से गुजरता है? डॉक्टर नारायण, ये मैं बताना चाहूंगा कि ब्रिटेन में खास करके अभी जो स्थिति है वो काफी गंभीर है। हमारे यहाँ जो नंबर ऑफ केसेस हैं, लास्ट 24 घंटे में करीब 20,426 लोग एडमिट हैं हॉस्पिटल में। ये नंबर ऑफ जो केसेस हैं, ये अप्रैल में अगर कंपैरिजन करें तो अप्रैल में हमारा जो पीक था वो 18,000 कुछ था, और आज के दिन में 20,000 से ऊपर लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो जहां तक डरने की बात है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी तक जो साइंस आया, जो रिसर्च आया, जो स्टडी आई, वो बताती है कि ये घातक नहीं, जैसा आप बता रहे थे अपने रिपोर्ट में भी, कि वो इतनी घातक नहीं है जो अभी तक साबित हुई है। लेकिन उनके उसकी इन्फेक्टिविटी रेट जो होती है, जो जैसे फैलता है, वो 70% ज्यादा है नॉर्मल कोरोना वायरस का जो पहले जो वेरिएंट था उसके मुकाबले। अभी जो ये नया वेरिएंट है जो कि B.1.1.7 जिसका नाम दिया गया है, और सरकार की जो एजेंसी है NERVTAC, जो कि न्यू इमर्जिंग रेस्पिरेटरी वायरस एडवाइजरी ग्रुप जो होती है, जो सरकार और प्रधानमंत्री को जो एडवाइस करती है, उनका भी एक मानना है कि ये वायरस अभी उतना घातक नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये फैल रहा है, हमारे हॉस्पिटल्स में अक्रॉस इंग्लैंड सब हॉस्पिटल्स के बेड भर गए हैं, तो नंबर ऑफ केसेस काफी तेजी से फैल रहे हैं। तो जहां तक इसमें सावधानी बरतने की बात है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हाँ, सावधानी अभी और भी ज्यादा बरतने की जरूरत है। क्योंकि आप समझें कि खास करके अगर आप इंडिया की परिस्थिति में देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन काफी कम है। 65% जो पॉपुलेशन इंडिया का 35 साल से कम उम्र का है, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप ये समझें कि अगर ये महामारी फैलती है तो जो कमजोर हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो की इम्यूनिटी कम है, उनको रिस्क होना, उनका इन्फेक्शन फैलने की चांस काफी बढ़ जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग अपना अलर्टनेस लेवल काफी तेज करें। ब्रिटेन की सरकार ने आज आर्मी कॉल कर दिया है, आर्मी का आह्वान किया गया है कि कल से 1500 आर्मी के जवान डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट स्कूल्स में ये जो जांच होती है कोरोना की, उसको तेजी से बढ़ाने का काम करें, ताकि और लोग को हम लोग स्क्रीन करके, उनको सेग्रीगेट करके, उनको अलग कर सकें। तो इसलिए जरूरत है कि हम लोग अपनी भी जो तैयारी है उसको और तेजी से बढ़ाएं और कोविड के खिलाफ। गंगा खेडकर जी, आपने जब कोरोना की शुरुआत हुई थी उसके बाद से हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा आपको, हमने हर एक चीज जो कोरोना की एक एक करके हमने समझी, आप ही के जरिए समझी थी। लेकिन आज जो एक नई जगह पर हम खड़े हो गए हैं, ये कितना अलग हम समझे? एक वेरिएंट अगर कहते हैं कि कोरोना 2.0, ये कितना अलग हम समझे? और लोग क्या अपनी सावधानियों में कोई फर्क होगा, या फिर हम समझे जो अभी तक सावधानियां थी बस उसे ही कुछ ज्यादा बढ़ा लेना है? देखिए, ये आरएनए वायरस है। आरएनए वायरसेस अक्सर म्यूटेट होते जाते हैं। हर म्यूटेशन को हम डरते नहीं हैं। सिर्फ इसमें एक चीज हुई है जो यूके के वेरिएंट में है, ये स्पाइक प्रोटीन के अंदर ये म्यूटेशन हुआ है। अब एक म्यूटेशन से बहुत सारा फर्क पड़ेगा ऐसे तो लगता नहीं है। फिर भी हमको थोड़ा सा एतबार रखना ये जरूरी है। हम लोगों ने इस बीमारी के खिलाफ ऐसे हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे अच्छी लड़ाई लड़ी हुई है। हमारे यहाँ हमारा आउटब्रेक जो है वो देरी से आने के लिए, 5 महीने देरी से आने के लिए हमने लॉकडाउन लगाया था, उसका पालन भी अच्छा किया। आज ये अच्छे पालन की वजह से हमको अभी भी क्या दिख रहा है, तो फर्स्ट वेव अभी अभी खत्म हो रही है। हमको अगर दूसरी वेव आने नहीं देना है तो हमको ये जो डिक्लाइन दिख रहा है इन्फेक्शन में, इसका गलत अर्थ समझ के हमने अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर पालन नहीं किया तो हमको फिर यही विषाणु ज्यादा फैले हुआ दिखने का डर रहेगा। इसलिए हमको दूसरा कुछ और करने की जरूरत नहीं है, हमको यही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि जो भी ब्रिटेन से आते हैं उनका RT-PCR भी होगा। जो भी यात्री हमारे देश में आना चाहता है उनको 72 आवर्स पहले RT-PCR करना पड़ेगा, और वो RT-PCR निगेटिव रहे तो ही आना है। सब लोगों ने सरकार का सपोर्ट करना चाहिए। डर के मारे खुद वहां से भाग के जाना और वो एड्रेसेस न मिलना, इस किस्म का जो बात हमको दिखाई दे रही है, ऐसे नहीं करना है। हर इंडिविजुअल ने रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अगर बताया तो हमको नहीं लगता है कि इस बीमारी के खिलाफ हमको लड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। जो हो रहा है वो तो होना था, उसके खिलाफ लड़ने में वही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमको चालू रखना है।
वाकई ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि अगर शुरुआती दौर में हम देखें तो ठीक है, उस समय कोरोना के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी, एक स्टिग्मा की तरह उसके साथ जुड़ जाता था, इसीलिए कई लोगों ने छुपाया, लेकिन वो भी धीरे धीरे खुल गया। अब आज की तारीख में अगर लोग आते हैं, यात्री आते हैं और ऐसे गायब हो जाते हैं इस तरह के एक संक्रमण में, तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदार रवैया है और सभी लोगों को कम से कम इसमें सहयोग जरूर देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर महाजन, सिर्फ एक इंग्लैंड नहीं बल्कि उसके बाद एक के बाद एक खबरें आने लगी कि दूसरे देशों के भी अलग अलग वेरिएंट्स हैं, अलग अलग जगहों से कोरोना का जो वायरस है वो अलग रूप में नजर आ रहा है, और इसीलिए लोगों के मन में एक संशय सा, कई सारे सवाल उठने खड़े हो गए। अभी की स्थिति क्या हम बस ये समझें कि किसी भी डिजीज के लाइफ साइकिल में ये नॉर्मल चीज है या फिर बहुत अलग? ये बहुत नॉर्मल है। जैसे डॉक्टर गंगा खेडकर ने भी बताया, ये आरएनए वायरस है, इसमें म्यूटेशन होते हैं और हजारों हो चुके हैं। सिर्फ उसी के कारण हमें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। म्यूटेशन ऐसा हो जो जैसे इंग्लैंड वाला हुआ, या आपने बोला कि कहीं और देशों में, साउथ अफ्रीका में भी एक इससे मिलता जुलता म्यूटेशन हुआ है, जिसके कारण संक्रमण बढ़ गया, कंटेजियसनेस बढ़ गई, इन्फेक्टिविटी बढ़ गई, कि पहले अगर वो एक आदमी को इन्फेक्ट करता था तो अब वो 1.7 को इन्फेक्ट करने लगा। पर घबराने की बात नहीं है। अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो इस देश ने काफी अच्छी तरह पालन किया है, अगर उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, और वो 3 बहुत ही सरल सी चीजें हैं, मास्क डालना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और हाथों का हाइजीन का ख्याल रखना, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी ये आगे चल के भी रूप बदलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है ये रूप बदल के लेस कंटेजियस हो जाए। एक जो अच्छी बात अभी तक जो हमें पता है वो ये है कि इसकी जो क्षमता थी, जो विरुलेंस थी, वो नहीं बढ़ी है। वो अभी वैसी ही है जैसे पहले वाले वायरस में थी। इस म्यूटेशन से इन्फेक्टिविटी बढ़ी है, पर उसका जो विरुलेंस है वो नहीं बढ़ी। तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। और ये पहला म्यूटेशन नहीं है, हजारों म्यूटेशन हुए हैं, ये एक सिग्निफिकेंट म्यूटेशन है, आगे चल के भी होता रहेगा। आगे दूसरी बात ये है कि अभी तक ऐसा लगता है, विशेषज्ञों का कहना है कि जो वैक्सीन बने हैं, और इंडिया में भी 8 के करीब वैक्सीन बन रहे हैं, 3 तो एकदम डिलीवरी के कागार पे हैं, शायद अगले हफ्ते वो शुरू भी हो जाएगा वैक्सीनेशन। वो वैक्सीन अभी भी इसमें असर करेंगे। तो इंडिया एक्चुअली, भारत इस समय बहुत ही अच्छी सिचुएशन में है कि जो पहला वेव था वो खत्म होने वाला है। हम कम से कम नंबर्स पे पहुंच गए हैं, वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। तो ये दोनों चीजें मिलके हमें इस जो बीमारी है उससे इजाद दिलवा सकती है। डॉक्टर सेठ, लेकिन इन सारी चीजों के साथ एक और चीज है, और वो है उत्तर भारत में भयंकर ठंड। क्योंकि कोरोना की शुरुआत से हम लगातार इस बात को डिस्कस करते थे कि क्या गर्मी आने पे कोरोना चला जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। लगा जैसे किसी मौसम का कोई असर नहीं, लेकिन ठंड के समय में जो नॉर्मल सिम्टम्स एक इंसान में आते हैं, उस वजह से थोड़ा पैनिक का सिचुएशन हो ही जाता है। अब अगर मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि ठंड का ये महीना बहुत भीषण होगा और थोड़ा और चलेगा, तो इसमें हम समझे कि इसका कोई डिजीज से, कोई कोरोना से, डिस्पाइट ये कि वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है, उससे कोई सीधा रिश्ता बनेगा? ऐसी बात है कि ये भी देखा जा रहा है। पहले तो लोगों को शायद समझ नहीं आ रही कि ये म्यूटेशन क्या है। सो म्यूटेशन ये होता है कि एक वायरस अगर सरवाइव करना चाहता है, वो अपने आप को चेंज कर लेता है, उसके आरएनए सीक्वेंसिंग होती है, और अगर उस सीक्वेंसिंग को चेंज कर दे तो कई बार वो ज्यादा वेरुलेंट हो सकता है। ये सोचिए कि उसने अपना सर्वाइवल एक एडवांटेज ले लिया, क्योंकि अब एंटीबॉडीज आ गई हैं, लोगों के अंदर एंटीबॉडीज हैं, लोगों ने एंटीबॉडीज ली हैं ट्रीटमेंट के लिए। जब भी देखा गया है कि हम वायरस पे वार करते हैं, तो वायरस कॉमनली अपने सीक्वेंसिंग, अपने को शेप को चेंज करता है, आरएनए सीक्वेंस को।
कई वायरसेस चेंज करते हुए एक्सटेंट भी हो जाते हैं, बट कई बार वायरसेस ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं और ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे आपको ये हमें सबको समझना है कि अगर वायरस ज्यादा विरुलेंट है और ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, तो चाहे ये ज्यादा लोगों को न मारे, चाहे इसकी विरुलेंसी और डेंजरस न भी हो, बट अगर ज्यादा लोग इफेक्ट होंगे तो ज्यादा लोग सीरियस भी होंगे और ज्यादा लोगों की डेथ भी हो सकती है। तो प्रिकॉशंस और इसका बार बार देखना, ध्यान रखना, ख्याल रखना, और ये भी वायरस और आगे जाके चेंज ना हो, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सतर्क रहना तो हमारे गवर्नमेंट के लिए और हमारे लिए अब से अनिवार्य हो गया है। जो चीज हम सोचते थे कि अब बाहर जाके हम एंजॉय करें, मास्क उतारे, और देखा जा रहा था, चाहे हम कहते हैं कि हिंदुस्तान ने अच्छा पालन किया, बट आप फिर भी देखिए कि लोग अब लाइफ को एंजॉय करना शुरू करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, पार्टीज करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, और ज्यादातर लोग तो मास्क को गले के चारों तरफ बांध के एक ऑर्नामेंट की तरह घूमते हैं। अब हमेशा सतर्क रहना है, क्योंकि ये जो वायरस आया और विलेंस हुई तो ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेगा और मौतें भी ज्यादा हो सकती है इस वजह से। सेकेंड बात आई, ये भी अनफॉर्चुनेटली देखा जा रहा है कि ये जो आजकल का मौसम है, ये वही मौसम है जो इंग्लैंड का मौसम है, जहां पे ये वायरस ने मल्टीप्लाई किया है। तो एक सेकंड कंसर्न भी है कि ये वायरस ऐसे मौसम में ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकता है। आपको पता ही है कि फ्लू भी विंटर्स में ही होता है और फ्लू विंटर्स में ज्यादा होता है। इसी तरह कोरोना वायरस का ये म्यूटेशन इस मौसम में ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। हाँ, ये जरूर है कि आजकल लोगों को फ्लू भी होगा, और आफ्टर ऑल कोरोना वायरस भी एक फ्लू वायरस है। तो लोग सोचेंगे कि हमें कहीं कोरोना हो नहीं रहा हो, कहीं हमें खांसी जुकाम सर्दी है, तो वो प्रिकॉशंस और अपनी टेस्टिंग कराना, सतर्क रहना, फैमिली का ख्याल रखना, बड़े बूढ़ों का ख्याल रखना अब अनिवार्य है। अभी हम सबको कह रहे हैं कि आप फ्लू वैक्सीन लगवाएं, फ्लू से बचें, और सून होपफुली कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाएगी। अब तक ये सोचा जाता है, बट ये श्योर नहीं है कि ये वैक्सीन इस वायरस से प्रिवेंट करेगी। उम्मीद यही है, क्योंकि ये आरएनए पे है, ये स्पाइक प्रोटीन की चेंज है। लकीली ये वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन्स की ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है, तो होपफुली ये वैक्सीन्स भी इस वायरस से बचाएंगी। बट ये कोई नहीं कह सकता है कि तीसरा म्यूटेशन और खतरनाक म्यूटेशन आ सकता है। प्रिवेंशन 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 जो हमारे हाथ में है, वही हमारा मकसद होना चाहिए। नहीं, सही बात आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग मास्क को लेकर उतने सजग नहीं रह जाते। उन्हें लगता है कि चलो अब तो वैक्सीन आ गया। अब हिंदुस्तान में पहली डोज मिलने से पहले ही वाकई गले के आसपास लटका हुआ मास्क मिल जाता है। तो ऐसा लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। अगर डॉक्टर्स भी यही बात आपको कह रहे हैं कि दवाई तो आ रही है, अपने रास्ते से आ रही है और आगे भी देखेंगे, लेकिन संक्रमण से बचने का बेस्ट तरीका यही होता है कि आप कम से कम उन बेसिक नियमों का पालन कर लें। डॉक्टर पारिक, चूंकि ठंड की बात हमने की थी और ठंड के दौरान इस तरह के सिम्टम्स की बात, तो उसमें एक बड़ी व्यावहारिक चीज, एक बहुत प्रैक्टिकल मुसीबत लोगों के सामने आ जाती है। वो ये कि गर्मी के मौसम में जब कोरोना का ये संक्रमण आया, तब कहा गया कि जब भी आप बाहर से आ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से अच्छे से नहा लें। और उसके बाद अब ठंड के इस मौसम में बड़ी लोगों को यह भी दिक्कत आ रही है कि अब कोरोना से बचने के लिए उस 2 डिग्री या 0 डिग्री की ठंड में भी जाकर वही पूरा रूटीन अपनाना पड़ रहा है। जी नमस्ते। अभी जो कुछ मेरे कलीग्स ने कहा है वो सचमुच है और उसको मैं वापस बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये ठंड के मौसम के बारे में हमको ये समझना चाहिए कि ठंडी का असर नहीं हो रहा है वायरस पर। हम लोग वायरस की मदद कर रहे हैं, हम लोग वायरस की मदद हमारे बिहेवियर से कर रहे हैं। तो जो इंग्लैंड में होता है, इधर होता है, पूरी दुनिया में होता है, वो यह होता है कि जब ठंडी आती है तो लोग अंदर रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं और बाहर नहीं निकलते हैं। और वो अंदर रहने से, उसी हवा को वापस ब्रीथ करने से ये वायरस बढ़ जाता है। और दूसरी बात यह है कि हमको ये समझना चाहिए, जैसे हमको बताया है कि ये वायरस तो म्यूटेट होते जा रहा है, इसका अवतार बदलता है। जैसे पहले रामायण महाभारत में लिखते थे कि राक्षस का अवतार बदलता है और फिर लोगों को पहचानने में दिक्कत होती है, वैसे ये म्यूटेशन तो रहता है। लेकिन फिक्र की ये बात है कि इस समय जो वायरस में म्यूटेशंस हुए हैं, 23 कम से कम म्यूटेशन हुए हैं, उसमें से 8 म्यूटेशन
एस प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन पे हुआ है, जिससे वायरस अंदर आ सके। तो ठंडी में अगर हम लोग घर में ही रहेंगे तो इससे इन्फेक्टिविटी बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। अभी बहुत सारे म्यूटेशन होते हैं लेकिन उससे वायरस को कुछ फायदा नहीं होता है, इसलिए वो चले जाते हैं। फ्लू का जो वायरस होता है और दर साल म्यूटेट होता है, लेकिन क्या होता है जब वैक्सीन तैयार होता है तो म्यूटेशन के प्रिपरेशन में वैक्सीन पहले से ही तैयार हो जाता है और बहुत टाइम वो प्रिडिक्शन सही रहता है। काफी ऐसे भी हो जाता है कभी कभी कि वो गलत हो जाता है। अभी जब हमने, और मैंने आपके साथ चर्चा भी की है इसके बारे में, जब हमने मार्च में हमारे कोरोना वायरस की किताब लिखी थी, उसमें 6 पन्ने 2000 से ज्यादा शब्द सिर्फ म्यूटेशन पे थे, क्योंकि हमको गए मार्च में ये फिक्र थी कि ये तरह का म्यूटेशन आ सकेगा। और हमने लिखा है हमारी किताब में, जो हमने लिखी थी उससे अभी 40 चीजें प्रिडिक्शन सही आ गई है, और उसमें से एक ये म्यूटेशन का था। तो म्यूटेशन तो आने वाला ही था, म्यूटेशन और भी हो सकता है, होने वाला है, लेकिन हमारी जो बिहेवियर है वो सबसे ज्यादा ये वायरस की मदद कर रही है। तो ठंडी हो या गर्मी हो, जब तक जैसे मेरे कलीग्स ने बताया है हम बराबर ठीक तरह से प्रिकॉशंस लेंगे तो वही सबसे ज्यादा हमारी मदद कर सकता है और वायरस को रोक सकता है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जो वायरस है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को एक तरह से कहें बदल रहा है, या जिस भी तरीके से नए रूप रंग में नजर आता है, क्या जो एंटीबॉडीज एक व्यक्ति डेवलप करता है इस दौरान, जिसको कोरोना हो चुका हो, उसके शरीर में एंटीबॉडीज हो, या फिर जो हम प्लाज्मा थेरेपी देखते हैं जिसके जरिए एंटीबॉडीज दी जाती है किसी व्यक्ति को, क्या वो एंटीबॉडीज नए वायरस से लड़ने में उतनी ही सक्षम रहती हैं? श्वेता जी, आपने बहुत ही अहम क्वेश्चन पूछा है। आजकल हर व्यक्ति के दिमाग में 2 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा घूम रहे हैं। एक कि क्या जिसको पुराने स्ट्रेन से कोरोना हो चुका है उसको क्या ये एंटीबॉडीज होने के बावजूद ये नया स्ट्रेन दोबारा से इन्फेक्ट कर लेगा, एक। और दूसरा, जो हमारी वैक्सीन डेवलप हो रही है, जो कि होपफुली कुछ दिन में आने वाली है, तो वो पिछले स्ट्रेन के अगेंस्ट डेवलप की गई है, तो ये वाले स्ट्रेन के खिलाफ वो इफेक्टिव होगी कि नहीं। अगर आप हार्ड डेटा की बात करें तो सच्चाई ये है कि अभी एविडेंस बेस्ड हार्ड डेटा हमारे पास इन दोनों ही सवालों का जवाब देने के लिए नहीं है, क्योंकि इस म्यूटेंट स्ट्रेन को आए हुए अभी कुछ हफ्ते ही हुए हैं और इन सवालों का एविडेंस बेस्ड जवाब आना अभी बाकी है। लेकिन जो एविडेंस अवेलेबल है उसमें, और जो एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, उसके बेसिस पे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया या अमाइनो एसिड के लिए नहीं होती हैं, वो एक पूरे सीक्वेंस के खिलाफ होती हैं। और उस सीक्वेंस में अगर एक आध अमाइनो एसिड में कुछ वेरिएशन हो जाएगा तो अनलाइकली है कि पूरे वायरस के जीनोम के खिलाफ जो एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं वो टोटली इनइफेक्टिव हो जाएंगी। और यही एनालॉजी वैक्सीन के टर्म्स में भी दी जा रही है कि जो वैक्सीन डेवलप हो रही है वो पूरे वायरस जीनोम के खिलाफ है, और अगर उसमें बीच में कहीं एक आध अमाइनो एसिड में कुछ इधर उधर वेरिएशन हुआ तो उससे वो पूरा सेट इनइफेक्टिव हो जाएगा, ऐसा अनलाइकली है। तो एविडेंस अभी न प्लस में है न माइनस में है। मानना जानकारों का यह है कि शायद वो एंटीबॉडीज इस नए स्ट्रेन के खिलाफ भी काम करेंगी, वो वैक्सीन्स इस नए स्ट्रेन के खिलाफ भी इफेक्टिव होंगी, लेकिन हार्ड एविडेंस आना बाकी है। एक चीज जरूर साइंटिस्ट ने कही है कि अगर बाय चांस ये वैक्सीन इसके खिलाफ इफेक्टिव नहीं भी हुई तो चूंकि मेन जो वायरस जीनोम है उसके खिलाफ वो वैक्सीन बना चुके हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत ट्विकिंग करके उसको इस स्ट्रेन के खिलाफ भी इफेक्टिव बनाने में उनको चंद हफ्तों का ही टाइम चाहिए होगा। जितना टाइम अभी लगा है इस सब की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी ट्विकिंग करके वो उसको इसके इफेक्टिव भी कर सकते हैं। वैक्सीनेशन की तैयारियों के बीच ब्रिटेन से फैले कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार सतर्क है। इस बीच पीएमओ के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा है कि नए कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो वैक्सीन पाइपलाइन में है वो कोरोना के नए वेरिएंट पर भी असरकारक है। First, an assurance.
वैक्सीन्स जो हैं पाइपलाइन पे हमारे देश में और बाहर भी, ये इन वेरिएंट्स जो यूके में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करेगी। तो एक इम्पॉर्टेंट अश्योरेंस है कि इस स्टेट पे वैक्सीन्स के बारे में फिक्र करने की अभी ज़रूरत नहीं है। So there is no evidence that the current vaccines will fail to protect against COVID-19 on the variants reported from UK or South Africa. डॉक्टर अजय नारायण, चूंकि सबसे पहले इंग्लैंड में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई, क्या वहां पर कुछ इस चीज को लेकर मन में संदेह है सबके कि जो नया वेरिएंट आ गया, क्योंकि बाकी जगहों पर तो खासकर भारत में तो अभी वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है, लेकिन इंग्लैंड में क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ नीति को लेकर कुछ चर्चा हो रही है, या फिर पूरी तरीके से वहां पर कन्विंस्ड है और नॉर्मल चल रहा है वैक्सीनेशन का ये ड्राइव? जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, यहाँ पर वैक्सीनेशन काफी अच्छे स्पीड पे काफी लोगों को दिया जा रहा है। डेली बेसिस पे हर हॉस्पिटल में, जितने एनएचएस हॉस्पिटल है, सब में वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। जो सरकार की जो जीनोमिक्स एडवाइजरी बॉडी होती है, जो कि नर्व टैग एजेंसी जिसको वो रिपोर्ट करती है, प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को रिपोर्ट करती है, वो लगातार इस वायरस के स्ट्रेन पर स्टडी कर रहे हैं ताकि जानने के लिए कि ये कितना विरलेंट है, कितना घातक हो सकता है। जैसा मैंने पहले बताया कि अभी तक जो जानकारी मिली है उतना घातक नहीं, इसलिए रेगुलर बेसिस पे प्रधानमंत्री कार्यालय से हर शाम 5 बजे यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, जहाँ के डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन दिया जाता है लोगों को कि इस नए वायरस के बारे में क्या नई चीज पता चली है। अभी तक जो जानकारी मिली है, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है, लोगों को पता है कि जो वैक्सीन वो ले रहे हैं वो नए वायरस के अगेंस्ट भी इफेक्टिव रहेगी। जैसा डॉक्टर अरविंद कुमार जी ने बताया कि ये वायरस में जो चेंजेस होते हैं, म्यूटेशन होते हैं, जो प्रोटीन पर जो चेंजेस होते हैं, उस पर अगर मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा कोई नया वेरिएंट भी आता है आज से अगले 1-2 महीने के बाद, कि नया कोई इंपॉर्टेंट वायरस आ जाता है, तो वैक्सीन की खासियत यह है कि अगले 2 से 3 हफ्ते के अंदर में वैक्सीन में वो मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, वो चेंजेस किया जा सकता है, ताकि जो नई वैक्सीन हम बनाए वो नए वायरस के खिलाफ अच्छी तरह से काम करे। लेकिन जहां तक अभी लोगों के यहाँ के विश्वास की बात है, लोग अभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वैक्सीनेशन काफी जोर शोर से चल रहा है। गंगा खिड़के जी, एक चीज यहाँ पर समझना चाहूंगी आपसे, वो ये कि अभी तक जिस एज ग्रुप को टारगेट करता था वायरस, बताया जा रहा है कि ये जो नया स्ट्रेन है उसमें उस एज ग्रुप से कम एज वाले लोगों को भी टारगेट कर रहा है। ऐसे में जो वैक्सीनेशन के जो ट्रायल्स हुए हैं, वैक्सीन के जो ट्रायल्स हुए हैं, वो बच्चों पर नहीं हुए हैं, यंगर जनरेशन पर, उस जनरेशन पर नहीं हुआ है। क्या इससे कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा? क्या ट्रायल्स में, अब वैक्सीन ट्रायल्स में बच्चों को जोड़ने की कोई योजना भी होगी? नहीं, मेरे हिसाब से मैं एक बोलूंगा कि बच्चों में जो यंगर पॉपुलेशन में हो रहा है, यानी इसका मायना बच्चों में बहुत बड़ा है, ऐसा उनका अभी तक कहना नहीं है। जो भी उनके प्रीप्रिंट्स अवेलेबल है उसमें उनका एक कहना है कि क्या, यानी ये जिस ढंग से तेजी से बढ़ रहा है, हमने अगर स्कूल खोले तो स्कूल खोलने के बाद में क्या तकलीफ होगी, उसके बारे में उन्होंने अंदाज बताया है। अब रहा सवाल कि बच्चों के अंदर क्या होगा, हमको एक समझना है, जितना भी अभी जितनी मालूमात है इस बीमारी के बारे में, बच्चों में जब ये कोरोना वायरस जब जा रहा है तो उनको सीवियर डिसीज होने की शंका बहुत कम होती है। जो शुरुआती दौर में जो एक सीवियर डिसीज होने वाले तबके की बात हो रही थी, वो जो है वो काफी रेयर किस्म का है। और बच्चों से दूसरा पता ये चला है कि बच्चों से दूसरों को ट्रांसमिशन होने का चांस भी उतना ही कम है जो एडल्ट्स है उसमें। अब रहा सवाल कि इनमें वैक्सीनेशन की ट्रायल करना चाहिए या नहीं, शायद हमको इतना टाइम मिलेगा ऐसे हम कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ बच्चों पे और एक बार अगर ट्रायल होना शुरू हो गई तो उसको भी उतना ही समय लगेगा। ये भी समझना हमारे लिए जरूरी है। हमको एक समझना पड़ेगा कि ये जो ट्रायल्स हुए हैं इसमें एक चीज अच्छे ढंग से उभर के आ रही है कि ये सीवियर डिसीज होने को प्रिवेंट करती है। अभी भी जो ट्रायल्स है उसमें ये पता तो करना अभी तक मुश्किल जा रहा है कि एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन प्रिवेंट करती है क्या, ये माइल्ड इन्फेक्शन प्रिवेंट करती है क्या। इसके बारे में थोड़ा डेटा जो आया है वो मॉडर्ना वैक्सीन के बारे में आया है, लेकिन पूरा डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमको ये समझ के चलना पड़ेगा कि जिस किसी को भी शायद ये वैक्सीन दी जाए, ऐसा तो कोई साइंटिफिक कारण नहीं है कि उनको वैक्सीन देने के बाद में
प्रोटेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि ये ओल्ड एज की पॉपुलेशन में इसका इम्यूनाइजेशन या टेक अच्छा रहता है, तो छोटे बच्चों में या उनमें कोई अलग ढंग से बर्ताव होगा ऐसे समझने के लिए कोई हमारे पास एविडेंस तो है नहीं। लेकिन ये बात सही है, बच्चों में ट्रायल करने के लिए हमको टाइम लगेगा, अगर करना है तो हमको ऐसे ही सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा। जी डॉक्टर महाजन, 29 दिसंबर है आज, 2 दिन में नए साल का जश्न लोग मनाना चाहेंगे। एक तरह से हम देख रहे हैं कि इतने महीनों से जो लोगों के मन में है कि काश खुशियां मनानी शुरू कर दें, क्या ये बहुत जल्दबाजी होगी कि लोग जश्न के मूड में आ जाएं? क्या इस साल में एक और दिन की आहुति लोगों को देनी चाहिए, ये सोचकर कि सावधानी बेहतर है? इसमें कोई शक नहीं है कि सावधानी बेहतर है और सावधानी लाजमी है। अगर हम ये सोचेंगे कि ये अब न्यू ईयर्स ईव आ रही है, नया साल आ रहा है, हम वैसे ही मिलें जैसे हम मिलते थे, तो आप याद रखें कि जब इंडिया में ये बीमारी शुरू हुई 30 जनवरी को, तब चंद ही केस थे। जब लॉकडाउन हुआ तब केवल पूरे इंडिया में 500 केस थे। पर आज भी जब हम कहते हैं कि ये एपिडेमिक खत्म हो रहा है इंडिया में, या इसकी सीमा कम हो गई है, तो फिर भी 20,000 केस हो रहे हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अगर हमने अपना गार्ड डाउन किया, अगर हमने प्रिकॉशन लेने कम किए, अगर एक दिन की चाह में कि हम दोस्तों को मिल लें, अपने रिलेटिव्स को मिल लें और जश्न मनाएं, अगर ये किया तो ये फिर से शुरू हो सकता है। जैसे हम देख ही रहे हैं, 8 केस नए पकड़ में आ गए, ये यूके म्यूटेंट वेरिएंट के 6 से 8 हो गए हैं, अभी मैंने पढ़ा। तो ये अगर फैलने लगा और ये जल्दी से फैलने लगा, आजकल वैसे भी नॉर्थ इंडिया में ठंड है, अगर कोई भी सेलिब्रेट करेगा तो वो अंदर करेगा, क्लोज स्पेस में करेगा, जहां की वो हवा चेंज नहीं होगी, एक दूसरे के निकट रहेंगे, तो ये फिर से फैलेगा। अभी हमें प्रिकॉशन मेंटेन करने हैं, और अभी ही नहीं, मेरे हिसाब से कम साल से 1.5 साल हमें ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कम से कम फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम इससे बच सकते हैं। अगर हम सोचें कि ये खत्म हो गया, वैक्सीन आ गया तो क्या हुआ? अभी पूरे, अगर हम आधी भी इंडिया की जनता जो है उसको वैक्सीन देंगे तो कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा। ये नहीं सोचे कि हम और इसीलिए इससे डॉक्टर जीत गए। बहुत बड़ी चुनौती तो हमारी आबादी हो जाती है। ऐसे में किसी भी बीमारी से लड़ाई में ज्यादा बड़ी चीज उसकी दवाई है या उससे बचाव वाली वैक्सीन। यानी हम अभी कोरोना की दवाई के लिए भी, जब तक दवाई ना आ जाए तब तक पूरी तरीके से जो सामान्य जीवन हम सोचते हैं, क्या वो उसे जी सकते हैं? सामान्य जीवन तो नहीं, जैसे आपको अभी बताया गया है कि लोगों को समझना है कि जो प्रिकॉशंस जो हमने अभी सीखी हैं वो बहुत अच्छी प्रिकॉशंस है। आफ्टर ऑल, सफाई रखना, हाथ साफ रखना, लोगों से बहुत लोगों या एक दूसरों को टच ना करके नमस्कार करना, कई चीजें अच्छी हमने सीखी है। बट एक और जो चीज मिस आउट हो रही है, ये भी समझने की है कि हमने को तो ये पता चला कि ये जब हमने टेस्टिंग शुरू की इस वेरिएंट की, तो पता चला कि 6 लोग हैं। बट इंग्लैंड से तो लोग पिछले कुछ हफ्तों से आ रहे हैं और उनकी टेस्टिंग भी नहीं हुई है, या RT-PCR हुआ भी है तो जीनोमिक टेस्टिंग नहीं हुई है। शायद ये वायरस एक्चुअली ये 6 लोग ही नहीं, 600 लोग हों, हो सकता है कि 1000 लोग ऑलरेडी हों। पता है, ये इस वायरस की फर्स्ट जानकारी हुई थी सितंबर में इंग्लैंड में, ये अभी नहीं हुई है। ये फर्स्ट वेरिएंट देखा गया था सितंबर में, ये सिर्फ वेरिएंट म्यूटेंट बढ़ता ही गया तब से, और ये अब एक स्पेसिफिक म्यूटेंट बन गया है। एक्चुअली मैं सबसे एक विनती करना चाहता हूं, वैक्सीन तो हम सोचे सबसे बड़ी वैक्सीन तो सोशल वैक्सीन है, जो मास्क पहनना, जो सैनिटाइजेशन करना, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग करना। बट ये सोशल वैक्सीन तो हमें कई महीनों तक चलानी पड़ेगी, क्योंकि वायरस की म्यूटेशंस आती रहेंगी। आपको पता ही है कि वायरस जो फ्लू वाला वायरस है हर साल म्यूटेट करता है,
और उसकी हर साल नई वैक्सीन हमें लेनी पड़ती है नवंबर में, सो दैट हमें फ्लू ना हो। सबसे बचने का, क्योंकि वो वायरस इतना लीथल नहीं है, वो इन्फेक्टिव है बट लीथल नहीं है, तो हम चलते कहते हैं कि फ्लू हो गया, चलो कोई बात नहीं है। ये वायरस इतना ज्यादा इन्फेक्टिव है और हमें पता ही है कि कितना लीथल भी है। कोविड वायरस से कितनी जानें जा रही हैं, गई हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमें बड़ा अफसोस है कि कितने लोग कोविड की वजह से मरे हैं। वही ये वायरस भी अगर मल्टीप्लाई कर रहा है मोर, और बाय द वे ये इसके, अगर हम नॉर्मल वायरस को कहते हैं कि गले में 1000 टाइम्स एक वायरस 1000 वायरसेस बनता है, तो ये 5000 से 7000 वायरस बनता है गले में। इनफैक्ट इसकी इन्फेक्टिविटी इसलिए ज्यादा है कि एक बंदे के गले में 7 टाइम्स ज्यादा वायरस बनते हैं और 7 टाइम्स ज्यादा वायरस कन्वे होते हैं। अब आप बताओ, आप सोचते हो खतरा किसी भी तरीके से कम नहीं हो रहा है, खतरा बढ़ते ही जा रहा है। वाकई डॉक्टर पारेख, लेकिन हिंदुस्तान जैसे देश में जहां पर आबादी अव्वल इतनी बड़ी है, दूसरा अलग अलग सोच है लोगों की, वैक्सीनेशन ड्राइव उस पैमाने पर वाकई संभव हो पाएगा जितने की जरूरत है इस संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए? बिल्कुल, मुझे तो लगता है हो ही जाएगा। पहले तो हमको ये याद रखना चाहिए कि हमारे जो पॉपुलेशन में नेचुरल वैक्सीनेशन यानी कि जो हर्ड इम्यूनिटी है वो तो आ ही गई है। कितनी हुई है हमको ठीक तरह से पता नहीं है, लेकिन वो आ गई है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि 60 से 70% पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन हो गया तो ये कैंपेन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि ये तो इजीली 60-70% पॉपुलेशन में हो जाएगा। हमने पहले भी देखा है, ये ऐसे नहीं है कि हम लोग पहले ही वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहे हैं। हमारा स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन ड्राइव इतना सक्सेसफुल था, पोलियो इरेडिकेशन इतना सक्सेसफुल है। दुनिया से सबसे ज्यादा वैक्सीन इंडिया में बनते हैं। दुनिया में 2 बच्चों में से 1 बच्चों को इंडियन वैक्सीन मिलता है। तो हमको इसमें काफी एक्सपीरियंस है और मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो हमको 60-70% वैक्सीनेशन करना है उससे ज्यादा हो जाएगा, और जो नेचुरल इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी आ गई है, उससे ये बहुत ही काफी हो जाएगा। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरली ये सवाल एस्ट्रोलॉजर्स से पूछा जाता है, लेकिन 2020 तो एक ऐसा साल था जिसमें डॉक्टर ही सबके लिए सब कुछ थे। इसीलिए ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम सब कह रहे हैं 2021 हैप्पी न्यू वैक्सीनेशन ईयर होने वाला है हम सब के लिए, लेकिन 2021 वाकई क्या एक नॉर्मल साल होने वाला है? मतलब हम 2020 को भूल पाएंगे इस साल में? देखिए, ये जो 2020 था, मुझे नहीं लगता इसको जिन लोगों ने इस 2020 को जिया है वो अपनी बाकी जिंदगी में कभी भी इसको भूल पाएंगे। आज भी जब मैं मार्च की वो नाइट सोचता हूं जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया था, उसके नेक्स्ट डे जो सड़कों की हालत थी, हम लोग हॉस्पिटल जाते थे, पूरी सड़कों पे सिर्फ हमारी या 1-2 और गाड़ियां दिखती थी। 1 महीना कैसे वो सप्लाई चेन रही है, किस तरह से पीपीई अरेंज हुए हैं, किस तरह से हम लोगों ने घर में रह करके फिर पेशेंट्स बढ़े, किस तरह से आईसीयू की प्रोटोकॉल्स हुई, आईसीयू सेटअप हुए। आज अगर हम उस सब को दोबारा से रीलिव करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सिहरन सी होने लगती है कि हमने एक्चुअली वो समय कैसे फेस किया। और एक तरह से ईश्वर को धन्यवाद करने का भी मन करता है कि ठीक है, किसी ना किसी तरह से हमने अपनी बहुत सारी इनएडिक्वेसीज के बावजूद भी उसको बहुत इफेक्टिवली और बहुत सेफली उसको ओवरकम किया। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन हमारे कंट्री का साइज और जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके मद्देनजर अगर एनालाइज करें तो आई थिंक वी डन वेरी वेल। तो 20 को कोई भूलेगा नहीं। और मैं डॉक्टर सेठ की बात को दोबारा रिपीट करके सब लोगों से, और डॉक्टर महाजन ने भी ये कहा था कि प्लीज न्यू ईयर ईव पर इस साल मनाने की जो हमारी एक अर्ज होगी, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा उसको अवॉइड करिएगा। ये वायरस कहीं गया नहीं है, ये छुपा हुआ है। ये ना सोचें कि ये वायरस खत्म हो रहा है। एक बार लोगों ने अगर ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को गो बाय किया और मिल करके एक कमरे में लोगों ने करा तो फिर जश्न मनाया, तो ये तुरंत वेंजेंस के साथ वापस आ सकता है। हमें 2021 में भी ऐसा बिहेवियर करते रहने के लिए अपने को अभी से साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना है। वैक्सीन आएगी, लेकिन जो वैक्सीन की डोजेजेस की जो प्रोडक्शन होगा और जो हमारी पॉपुलेशन है 2021 में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर
वैक्सीन से कहीं ज्यादा इफेक्टिव टूल होगा। ये चेतावनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा आज का सवाल था कि क्या कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले सामने आने से सरकार की चुनौती बढ़ी है? आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 91% लोगों ने हाँ कहा है, जबकि 9% ने कहा है नहीं। यानी कि अधिकतर लोग आप में से जानते हैं चुनौती बढ़ी है, इसी के साथ बढ़नी चाहिए आपकी सावधानी भी। दंगल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।